स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। ये कहानी है एक लड़की की जो बोल नहीं सकती, पर उसका नाम है सुभाषिनी, जिसका अर्थ है जो अच्छी तरह से बोले। कहानी में हम जानेंगे कैसे सुभाषिनी अपने लिए अपने ही जैसे दोस्त बनाती है, जिनसे उसे बोले बिना भी वे उसकी पीड़ा को समझते हैं, और कैसे उसके माता पिता उसकी शादी बिना उसकी इच्छा के किसी अनजान से करवा देते हैं। इस कहानी का नाम है शुभा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जब नवजात बच्ची का नाम सुभाषिनी रखा गया तो कौन जानता था कि वह बोलने में असक्षम होगी या बस गूंगी होगी। उसकी बड़ी बहनों का नाम सुकेशिनी, बहुत सारे बालों वाली, और सुहासिनी, अच्छी मुस्कान वाली। उन नामों से मेल खाते हुए इस बच्ची का नाम सुभाषिनी, जो अच्छी तरह बोल सकती है। अब सभी उसे संक्षेप में शुभा कहने लगे। दोनों बड़ी बहनों की विधिवत शादी हो चुकी थी, लेकिन शुभा अब भी अविवाहित थी, जिसका खामोश बोझ उसके माता पिता के मन पर था। लोग अक्सर यह याद नहीं रखते कि जब कोई बोल नहीं सकता तब भी वह सुन और महसूस कर सकता है, लेकिन लोग उसके बारे में खुलकर अपनी चिंताएं व्यक्त करते थे, उसके सामने ही उसकी चर्चा करते थे। बचपन से ही शुभा को यह समझ आ गया था कि उसका जन्म उसके परिवार के लिए अभिशाप है, इसीलिए वह हमेशा खुद को लोगों की नज़रों से छुपाने की कोशिश करती थी। वह सोचती थी अगर लोग उसे भूल जाए तो राहत होगी, लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता के ख्यालों में मौजूद रहती, एक दर्दनाक समस्या के रूप में। शुभा की माँ आमतौर पर उससे चिढ़ी रहती, जैसे कि वह किसी तरह एक माँ के रूप में कोई कमी दर्शाती हो। लेकिन शुभा के पिता बनीकंथा के मन में उसके लिए एक नरम कोना था। शुभा के पास बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी दो बड़ी गहरी आंखें थी, लंबी पलकें और होठ जो भावनाओं के हल्के झटके से भी कांप उठते थे। गहरी आंखों में अभिव्यक्ति की अपनी शक्ति होती है। शुभा जिस गांव में रहती थी उस गांव का नाम चांदीपुर था। यह एक छोटी सी नदी के किनारे था और बंकिम कथा का घर नदी के किनारे ही था। यह एक समृद्ध घर था जिसमें गौशाला और आम के बगीचे, बांस की बाड़ और घास का ढेर था। जब भी शुभा को समय मिलता वह नदी किनारे आकर बैठ जाती। प्रकृति उसकी बोलने की कमी को पूरा कर देती। प्रकृति उसके लिए बोलती, लहरों की कलकल, पक्षियों के गीत, पेड़ों की सरसराहट, लोगों की पदचाप और बातचीत के रूप में। यह सब किसी तरह से ऐसा लगता कि सुबह बोल नहीं सकती। दोपहर के समय जब मल्लाह भोजन कर लेते, घर के लोग चपकी ले लेते, पक्षी भी चुपचाप हो जाते, तब शुभा वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी आंखों से संसार को देखती। प्रकृति और सुबह एक दूसरे की मूक संगति में अकेले होते। ऐसा नहीं है कि सुबह की अपनी सहेलियां नहीं थी। दो गायें थी, सर्वसी और पंगुली, जो उसके कदमों को पहचान लिया करती और जिस तरह वह उसे गले लगाती, उसके कानों पर गाल रगड़ती, उसे प्यार से देखते और उसके शरीर को चाटती। सुबह कभी कभार गौशाला चली जाती। जिस दिन उसे कोई कटु टिप्पणी या उल्हाना सुनने को मिलता वह वहाँ चली जाती। कुछ महसूस होने पर वे पास आकर उसके हाथों पर अपनी सींग रगड़ती, मानो उसे सांत्वना दे रही हो। एक बकरी और एक बिल्ली का बच्चा भी था जिसे वह दुलारती थी। फिर एक उच्च कोटि का प्राणी था, प्रताप, गोसाई परिवार का सबसे छोटा सदस्य। उसका मुख्य काम मछली पकड़ना था। मछली पकड़ने की छड़ी लेकर पानी के किनारे बैठकर बहुत समय बिताया जा सकता था। प्रताप यही करता था और इसी तरह सुबह और वह अक्सर मिलते थे। प्रताप को लोगों की संगति अच्छी लगती थी, लेकिन मछली पकड़ने वाले के लिए एक मौन मित्र सबसे अच्छा होता है। इसीलिए प्रताप को सुबह की मौन संगति का महत्व समझ में आने लगा। वह उसे सुबह के बजाय सू कहने लगा, जिस नाम से बाकी सभी उसे पुकारते थे। सुबह इमली के पेड़ के नीचे बैठती थी और प्रताप अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी के साथ बैठता था। पान प्रताप का रोज का हिस्सा था और सुबह खुद पान बनाकर उसके लिए लाती थी। वह चाहती थी कि प्रताप उससे कुछ खास मदद मांगे। वह चाहती थी कि प्रताप
देखे कि वह भी दुनिया के किसी काम आ सकती है। लेकिन प्रताप को किसी मदद की जरूरत नहीं थी और उसने कभी भी उससे कुछ करने के लिए नहीं कहा। फिर सुबह भगवान से जादुई शक्तियों के लिए प्रार्थना करती जो प्रताप को बड़ा आश्चर्य कर देती और उसे चौंका देती। मुझे कभी नहीं पता था कि सुबह तुम में ऐसी भी क्षमताएं हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शुभा एक जल परी है जो नदी की गहराई से ऊपर आती है और नदी के किनारे एक रत्न छोड़ जाती है। फिर प्रताप और अधिक की तलाश में गोता लगाएगा और पानी के नीचे महल को देखेगा। सुबह ने अपनी कल्पना को और आगे बढ़ाया। उसने कल्पना की कि प्रताप नदी के नीचे उस भूमि की राजकुमारी को देखेगा और फिर पाएगा कि वह कोई और नहीं बल्कि शुभा थी। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो अद्भुत हो और धीरे धीरे सुबह एक युवती के रूप में विकसित हुई जो एक लड़की से अलग थी। उसे लगा कि उसके शरीर में जवानी की लहर दौड़ गई है। जब पूर्णिमा होती तो वह अक्सर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर डरी सहमी बाहर निकल जाती। चांदनी रात चुपचाप सामने फैली हुई थी और सुबह चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। इस बीच सुबह के माता पिता को एहसास हो गया था कि अब उनकी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। गांव के लोग गपशप कर रहे थे। असल में बनिंग कथा को समाज से बहिष्कृत करने की सोच रहे थे क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी नहीं की थी जबकि वह बड़ी हो गई थी। बनिंग कथा और उसकी पत्नी ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की। बनिंग कथा कुछ समय के लिए गांव से बाहर चले गए। फिर वे वापस आए और अपने परिवार को कलकत्ता चलने को कहा। यात्रा की तैयारी शुरू हुई। सुबह के दिल में एक अस्पष्ट भय भर गया। एक मूक जानवर की तरह वह अपने माता पिता के पास खड़ी रही, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनके चेहरे को देखते हुए उनसे कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी समझाया नहीं। लेकिन एक दोपहर प्रताप ने मछली पकड़ने से नजर हटाई और मुस्कुराते हुए कहा, सुबह, मैंने सुना है कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता मिल गया है और तुम शादी करने जा रहे हो, लेकिन हमें मत भूलना। फिर उसने फिर से नजर हटा ली और मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। सुबह ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई व्याकुल हिरण शिकारी को देख रहा हो। चुपचाप वह कह रही थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वह अब पेड़ के नीचे नहीं बैठी, वह ऊपर गई और अपने पिता के पैरों के पास बैठ गई। बनिंग कथा को नींद आ गई थी और वह सिगरेट पी रहा था। सुबह ने उसके चेहरे की ओर देखा और रोने लगी। बनिंग कथा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रस्थान का दिन तय हो गया। सुबह अपनी बचपन की सहेलियों से विदा लेने के लिए गौशाला गई। उसने स्वयं सर्वश्री और पंगुली को भोजन कराया, उनके गले में बाहें डाली और उनकी आंखों में आंखें डालकर अव्यक्त शब्दों से भर गई। उसकी लंबी पलकों वाली आंखों से आंसू बह निकले। उस रात सुबह अपने कमरे से निकलकर चांदनी रात में नदी के किनारे चली गई। वह पेड़ों के नीचे जमीन पर गिर पड़ी। धरती को पकड़ते हुए उसने प्रकृति माँ से प्रार्थना करने की कोशिश की कि वह उसे न जाने दे, बल्कि अपने हाथों को उसकी तरह आगे बढ़ाए और उसे अपने सीने से लगा ले। कलकत्ता जाते समय बनिकंथा ने एक अस्थायी आवास ले लिया और सुबह को उसके लिए एक संभावित रिश्ते के रूप में प्रस्तुत किया। उसकी पत्नी ने सुबह के बालों को सुनहरे रिबन से बांध लिया, उसे गहने से ढक दिया और जितना हो सका उसकी प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर दिया। सुबह के गालों पर आंसू बह निकले। उसकी माँ ने उसे डांटा क्योंकि ऐसा करने से उसकी आंखें सूज जाएंगी और वो बदसूरत हो जाएगी, लेकिन डांटने से आंसू नहीं रुक पाए। दूल्हा खुद अपने एक दोस्त के साथ सुबह से मिलने आया। सुबह रोती रही, लेकिन इससे दूल्हे के लिए उसका महत्व बढ़ गया। उसने सोचा, लड़की का दिल बहुत कोमल है और एक दिन वह मेरे काम आ सकती है। सुबह को बहुत देर तक देखने के बाद उसने कहा, बुरा नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार एक उपयुक्त दिन तय किया गया। अपनी गूंगी बेटी को एक पराये घर में छोड़कर माता पिता अपने गांव चले गए।
उन्होंने सामाजिक परंपराओं की आवश्यकताओं को पूरा किया। दूल्हा कोलकाता से दूर मध्य प्रांत में नौकरी करता था। शादी के तुरंत बाद वह अपनी दुल्हन को लेकर वहां से चला गया। एक सप्ताह में ही सबको समझ आ गया कि नवविवाहिता गूंगी है, बोल नहीं सकती। कोई नहीं समझ पाया कि यह दोष उसका नहीं है, उसने कोई धोखा नहीं दिया है। उसकी आंखों ने सब कह दिया, पर कोई समझ नहीं पाया। सुबह ने इधर उधर देखा, जहाँ भी देखा उसे कोई ऐसा न मिला जिसे गूंगे की भाषा समझ आए। उसे वे जाने पहचाने चेहरे नजर नहीं आए जिन्हें वह जन्म से जानती थी। उस युवती के खामोश हृदय में एक अवाक चीख गूंज रही थी जिसे ईश्वर के अलावा कोई नहीं सुन सकता। इस बार उसके पति ने अपने कानों और आँखों दोनों का उपयोग किया और एक ऐसी दुल्हन को चुना जो वाणी की शक्ति से संपन्न थी। साहित्य में टैगोर से बेहतर भारतीय महिलाओं को कोई नहीं समझ पाया है। टैगोर नारीवाद के व्यापक प्रश्न पर सवाल उठाने के बजाय महिलाओं की रोजमर्रा की पीड़ाओं को चित्रित करते हैं। इस कहानी में भी वे शुभा और शुभा जैसी कई महिलाओं की पीड़ाओं को चित्रित करते हैं। हम और आप जिन पीड़ाओं को कभी समझ भी नहीं पाते, पर यह कहानी पढ़ने या सुनने के बाद शायद हम समझना शुरू करें।